And we will not allow democracy to be murdered like this. Democracy to be murdered like this. Just tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. Democracy to be murdered like this. नमस्कार। आपने ये वीडियो देखा होगा, मैंने भी देखा और मुख्य न्यायाधीश भारत के सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कल देखा। हम तीनों का लगभग रिएक्शन एक ही होगा कि प्रजातंत्र में किस तरह के तमाशे हो रहे हैं और कितना ब्लैटेंट कानूनों के प्रति कितना ब्लैटेंट डिसरिगार्ड है, ये आपने भी देखा। जस्टिस चंद्रचूड़ को तो इतना बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। डेमोक्रेसी का मर्डर, ये आमतौर पे चीफ जस्टिस इंडिया के मुंह से ये बहुत रेयरली निकलता है या किसी भी जज के मुंह से। और उन्होंने ये भी कहा कि आदमी कर क्या रहा है, इस पे तो प्रोसिक्यूट इसको करना चाहिए, इस पे मुकदमा कायम होना चाहिए, यहां तक कहा। सुनने में कैसा लगा? भारत का सबसे बड़ा न्यायाधीश अगर ये इतना गुस्से में हो तो लगता है कि बहुत कुछ बदलेगा प्रजातंत्र में। लेकिन साहब, निष्कर्ष इसका क्या निकला? बहुत कहा, अखबारों में आया, हम सब ने देखा, सारे वीडियो को हमारे सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, पर इसका हुआ क्या? मिलॉर्ड ने किया क्या? मिलॉर्ड ने डेमोक्रेसी का मर्डर तो कहा, लेकिन इसके बाद किया क्या? मेरे ख्याल से हम सब ये जानना चाहेंगे कि मिलॉर्ड ने किया क्या इसके बाद। और पिछले 2-2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है? गुस्सा बहुत आता है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन जब आप जजमेंट देखते हैं तो ठंडा रहता है। हिजाब पे आपने देखा जजमेंट, और कर्नाटक के जजमेंट को इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में आया, 2 जज आपस में लड़ गए। उन्होंने, एक ने कहा कि हिजाब गलत है, दूसरे ने कहा सही है। कुल मिला के एक बेंच बनाने की बात सीजेआई ने कही। बाद में मामला अभी तक कुछ नहीं हुआ। आखिर ये हो क्या रहा है? चीफ जस्टिस इंडिया ने कल 3 मेंबर बेंच में बैठे थे और जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना था कि भाई ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आदमी किस तरह से बैलेट पेपर्स को खराब कर रहा है, इसे प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए था। और हाई कोर्ट को कहा कि इससे इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट को देना चाहिए था। हाई कोर्ट फेल रहा अपने काम में। ये वर्चुअली एक स्ट्रिक्चर है, एक बहुत ही वैसा कमेंट है हाई कोर्ट के खिलाफ कि हाई कोर्ट ने अपना काम नहीं किया, इसको इंटरिम ऑर्डर कुछ देना चाहिए था। अब हम अपने व्यूअर्स की तरफ से मिलॉर्ड से एक सवाल करते हैं। मिलॉर्ड, यही काम तो आपको भी करना चाहिए था। आपके पास भी यही था, जितना मटेरियल उसके पास था उतना ही मटेरियल आपके पास था। आपने डेमोक्रेसी का मर्डर कहा, तो मिलॉर्ड मर्डर होता रहेगा और आप डेट पे डेट देते रहेंगे, जो किसी फिल्म में किसी एक्टर ने कहा था। आपने 2 हफ्ते आगे का डेट दे दिया मिलॉर्ड। हो गया, डेमोक्रेसी का मर्डर चलता रहेगा और वो हत्या डेमोक्रेसी के करके जो हत्यारा है वो मेयर बन के बैठा रहेगा और मिलॉर्ड आप डेट पे डेट देते रहेंगे। तो यही काम तो हाईकोर्ट भी कर रहा, उसने 3 हफ्ते का दिया था, आपने 2 हफ्ते का दे दिया। हुआ क्या? बहुत फायरवर्क्स, बहुत गुस्से में आप थे, लेकिन हुआ क्या? क्या मिलॉर्ड, एक इंटरिम ऑर्डर, सिर्फ इतना कि ये मेयर जो है ये इस पद पे अभी फिलहाल नहीं रहेगा, ये इलेक्शन विसिएटेड है ऐसा लग रहा है, लिहाजा हम इसके निष्कर्ष को, जो इलेक्शन का रिजल्ट है चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन का, इसको हम स्टे करते हैं। ये मेयर के पद पे फैसला होने के बाद ही तय होगा कि कौन बैठेगा। क्या फिर से, क्योंकि पिटीशन तो यही लेके आए थे ना, पिटिशनर जो आया था जिसको कि जानबूझ के हराया गया, वो कुलदीप कुमार तो यही बात लेके आया था ना कि मिलॉर्ड,
किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से ये फिर से चुनाव करवा दीजिए, आप ये दे सकते थे। बहरहाल एक काम तो तत्काल मर्डर जो हत्यारा है प्रजातंत्र का, उसके खिलाफ सिर्फ इतना तो कह सकते थे कि ये अभी फिलहाल जो रिजल्ट है वो गलत चुनाव का, उसके बारे में हम फैसला बाद में लेंगे कि गलत है या सही है, फिलहाल ये मेयर नहीं रहेगा, इतना तो कर सकते थे। तो मिलाड जो गलती हाई कोर्ट ने की वही तो आपने भी की, और मिलाड ये पहली बार नहीं है। अब जनता त्रस्त हो गई है आपके गुस्से से, जो कोर्ट में आप फायरवर्क्स जो गुस्सा दिखाते हैं, और जब एंड रिजल्ट आता है आप ही के, इसी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था ईडी के बारे में कि 1 मिनट भी आपकी कार्रवाई कोर्ट में अगर हम सवाल करने लगे तो नहीं रुकेगी, लेकिन जब फैसला आया तो बिल्कुल रुकता था, वो ईडी के फेवर का फैसला था। तो मिलाड ये हो क्या रहा है? इतिहास बड़ा रूथलेस होता है मिलाड। इतिहास को कंटेम्प्ट का डर नहीं होता है, उसको ये भी नहीं होता है कि कोई, याद होगा आपको मिलाड कि आपके पहले के एक सीजेआई थे जो कूद के गवर्नर बन गए, और एक और सीजेआई थे जिन्होंने अयोध्या का जजमेंट दिया था, वो मिलाड राज्यसभा चले गए। इतिहास को इसका डर नहीं, इसकी लालच भी नहीं होती, इतिहास को इन सब चीजों का डर नहीं होता है, वो बहुत रूथलेस होता है। वो मोदी के भी एनालिसिस ऐसे ही करेगा रूथलेसनेस के साथ, जितनी आपकी करेगा मिलाड। और आपके केस में क्या है कि आपके जजमेंट की गुणवत्ता साफ दिखाई देती है। मोदी के केस में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक जमाने का सुप्रीम कोर्ट कैसा था, एक जमाने में सीजेआई कैसे थे, एक जमाने में उनके फैसले कैसे होते थे, किस तरह से बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती थी, ये सब तो रिटर्न में होता है मिलॉर्ड। तो जब एनालिसिस होगी इस सुप्रीम कोर्ट की और आपकी मिलॉर्ड, तो बहुत ही रूथलेस इतिहास होता है। वो एक एक चीज देखेगा और आपका गुस्सा भी देखेगा और एंड रिजल्ट भी देखेगा कि आपने गुस्सा तो बहुत किया, डेमोक्रेसी का मर्डर से लेके क्या क्या कहा, लेकिन जब आपको फैसला लेने की बारी आई तो आपने डेट दे दिया। अब वो मेयर रहेगा, कलम से अपने फैसले करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। तो अगर मिलाड ये हकीकत है तो मैं आपको, अपने व्यूअर्स को, 2-3 चीजों की तरफ ध्यान ले जाऊंगा, और मिलाड आपसे भी कहूंगा जरा गौर कीजिएगा किस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा शुरू हो गई। इधर कोर्ट से जजमेंट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और ये वो जज है जो कि उसी दिन रिटायर हो रहा है, उसी दिन जजमेंट दे रहा है, उसी दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूजा शुरू करवा देता है, जबकि उसके लिए 7 दिन का टाइम दिया गया है ताकि अपील कर सके दूसरी पार्टी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत चुस्त है, बाकी किसी चीज में चुस्त हो चाहे ना हो, इसमें बहुत चुस्त थी। पूजा शुरू हो गया मिलाड, और मिलाड याद कीजिए अयोध्या का जजमेंट, 5 मेंबर यूनानिमस जजमेंट, जिसकी वजह से आज राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया है और उसका श्रेय लेके घूम रहे हैं विष्णु के अवतार के रूप में। लॉर्ड, ये भी जजमेंट आप भी थे उसमें, और कहा यह जाता है कि वो जजमेंट आपने लिखा था, हालांकि उसपे दस्तखत नहीं थे, उसपे ये माना गया कि वो सब सर्वसम्मति से हुआ है। लॉर्ड, आपने उसमें क्या कहा था? उसका पैरा ही शुरू किया था आपने, हिंदू ये मानते हैं, हिंदुओं की ये भावना, ये पहला सेंटेंस है उस जजमेंट का, जो कि 1058 पेज का जजमेंट है। उसका पहला सेंटेंस ही हिंदू सेंटिमेंट्स है, यहां से शुरू होता है। और मिलाड ये भी कहता है कि भगवान राम, यहां जहां मस्जिद है वहां भगवान राम पैदा हुए थे। मिलाड, हिंदू सेंटिमेंट नहीं था, हिंदुओं के एक वर्ग का सेंटिमेंट था। आपने उसको हिंदू सेंटिमेंट बताया, अच्छा लगा सुन के कि हिंदू सेंटिमेंट का पैमाना आपके पास है, लेकिन फिर कर्नाटक में जब होता है तो उसके सेंटिमेंट का पैमाना आपके पास नहीं होता है। तो मिलाड, यहां पे हिंदू सेंटिमेंट आपने जजमेंट में लिखा है, और सेंटिमेंट को बहुत तरजीह दी है कि ये हिंदू भावना है, और ये मानते हुए भी, टाइटल सूट था जबकि, लेकिन ये मानते हुए भी आपने दे दिया हिंदुओं को, और उसका तरीका भी बताया कि मंदिर बनाने की प्रक्रिया कैसी होगी, यहां तक आप आगे चले गए।
मिलॉर्ड, इतना सेंटिमेंट को आप ध्यान देते हैं, और उसी जजमेंट पे आपने दो बातें बड़ी अच्छी कही थी जो हम सबको अच्छी लगी। आपने कहा था अपने जजमेंट में कि साहब, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, ये किसी भी सेकुलर फैब्रिक्स के लिए, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का मूल है, उसके उसको बनाए रखने के लिए जो ये एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये एक बड़ा मकाम हासिल करता है, और ये बहुत ही पुख्ता लॉ है, ये बहुत ही पुख्ता एक्ट है इसको बनाए रखने के लिए। और मिलॉर्ड, आपने उसके लिए जो सेंटेंस कहा था, वो सेंटेंस मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा था कि साहब, मुगल राजाओं ने कब क्या किया, इसको लेके अगर आप कोर्ट आने लगे तो ये हो चुका। मुगल राजाओं के मिसडीड को इस कोर्ट से नहीं सही किया जा सकता है। आपने जब जजमेंट शुरू किया था तो पहला सेंटेंस था, हिंदू कम्युनिटी बिलीव्स दैट डिस्प्यूटेड साइट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। उनके सेंटिमेंट की बहुत आपको चिंता थी मिलॉर्ड। और अब इसके आगे देखिए, आपने एक सेंटेंस कहा था, द एक्ट इम्पोजेज ए पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन the state to maintain the religious character of the places of worship। ये आपने उस लॉ को इंडोर्स करते हुए मिलॉर्ड 5 मेंबर जज की जो बेंच थी, जिसमें मुख्य आप किरदार निभा रहे थे मिलॉर्ड, उसमें कहा गया है, और इस एक्ट को इंडोर्स किया गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, ये स्टेट को ये ऑब्लिगेट करता है ये कि वो, और ये इंपोज करता है ऑब्लिगेशन कि वो रिलीजियस कैरेक्टर बनाए रखे। 15 अगस्त 1947 का मिलॉर्ड, सुन के बड़ा अच्छा लगा। आगे आपने कहा, द कोर्ट्स कुड नॉट एंटरटेन क्लेम्स स्टेमिंग फ्रॉम द एक्शंस ऑफ मुगल रूलर्स against Hindu places of worship. The law is not the correct instrument for seeking recourse against actions of ancient rulers। आपने ये कहा था, लेकिन मिलॉर्ड, उसी के बाद बस ज्यादा दिन नहीं बीते, 3-4 उसके बाद 3 साल के बाद आप चीफ जस्टिस हो गए, और उसके बाद आपका ये जजमेंट जो था वो बिल्कुल अलग था। आपने जब ये जजमेंट दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, और ये तारीख है 20 मई 2023, जो पिछला मई बीता है, 20 मई को मिलॉर्ड आपने क्या कहा? आप जस्टिस सूर्यकांत, आपके साथ जस्टिस सूर्यकांत थे, जस्टिस नरसिम्हन थे, और आपने उसमें कहा, जब ये केस आया कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फिर से देखा जाए कि वो कानून सही है या नहीं, तो आपने उसमें बताया, बल्कि यूं बताया, बल्कि इसका मुद्दा तब आया जबकि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बहाल किया कि साहब यहाँ पे सर्वे होना चाहिए ज्ञानवापी मस्जिद में भी। यह मामला आया तो आपने सर्वे को बहाल किया, और कहा क्या था, लॉजिक क्या थी आपकी? ascertaining religious character of a place of worship, किसी पूजा के प्लेस, स्थान को, पूजा स्थल के धार्मिक कैरेक्टर को एसर्टेन करना, सुनिश्चित करना, ये इस कानून में बात नहीं है मिलॉर्ड। वहां पे रातों रात वहां पे स्ट्रक्चर, वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि एसर्टेन हो सके। लेकिन आपने कहा कि साहब एसर्टेन करना, तो वह किस लिए एसर्टेन किया जाएगा रिलीजियस कैरेक्टर? मान लीजिए एसर्टेन हो गया कि बाबर ने तोड़ा था, औरंगजेब ने तोड़ा था, तो इससे क्या हिंदू सेंटिमेंट्स नहीं प्रभावित होंगे मिलॉर्ड, जिसकी बात आपने अयोध्या वाले जजमेंट में की थी? तो वहां पे आप हिंदू सेंटिमेंट को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन यहां पे आप प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिससे आप कह रहे हैं, जो लॉजिकल कैलकुलेशन है, जिसमें आप कह रहे हैं कि साहब ये तो सर्वे है, सर्वे, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक, उससे तो है नहीं, दूर दूर से सर्वे करेगा। अब सर्वे करके एएसआई रिपोर्ट दे देता है, डिस्ट्रिक्ट जज कह देता है अब तो सर्वे हो गया है साहब,
अब तो यहाँ पे मंदिर यहाँ पे वो होना चाहिए। 1993 तक होता था, इसलिए मुलायम सिंह ने रुकवाया था, बिल्कुल गलत किया था। तो आपने देखा और किस तरह कोर्ट्स मूव हुई इस पूरे केस में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, और सबने बहाल रखा इस रिलीजियस कैरेक्टर को। अगर आप देखें गौर से, अब वहां पे पूजा हो रही है और अब डिमांड ये है, कल वो कौन है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, कौन धीरेन्द्र एक है, वो यंग लड़का है, उसको भी भगवान का दर्जा आजकल दिया जा रहा है। कल उसने कहा कि ये 2 दे दो, बाकी सब छोड़ देंगे। अब वो समझौता कर रहा मिलाड, ये आपके इस जजमेंट का, जिसमें आपने कहा था कि रिलीजियस प्लेस असर्टेन करना, कितना सिंपल था ये आपका कहना कि साहब इसमें क्या है, रिलीजियस प्लेस को असर्टेन करना जनाब, अगर औरंगजेब ने तोड़ा है तो असर्टेन हो जाएगा, तो क्या वाइड में रहेगा, शून्यता में रहेगा, उसमें सेंटिमेंट इन्वोक नहीं होगा, उसमें हिंदू सेंटिमेंट नहीं जागेगा। जब ये कहा जाएगा देखो ओम लिखा हुआ है, देखो स्वास्तिक बना हुआ है, यही तो उस पर्पस था उस लॉ का जो 1991 में लाया गया था कि इस तरह के तो बहुत सारे निकलेंगे। और मिलॉर्ड, आपने अयोध्या जजमेंट के कहा था कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को हम आज दूर नहीं, सही नहीं कर सकते, ये कोर्ट का काम नहीं है। मिलॉर्ड, मथुरा और काशी में क्या हो रहा है, आज हिस्टोरिकल रॉन्ग्स दूर नहीं की जा रही हैं, हिंदू सेंटिमेंट फिर से उबाल पे नहीं आ गया है। और इसका सिर्फ एक फायदा तो मिलेगा ही, नरेंद्र मोदी को इसका लाभ और पॉलिटिकल तो मिलेगा ही। तो ये आपकी स्थिति थी जब आपने अयोध्या का फैसला दिया, जिसमें कहीं से आपने नहीं कहा कि जो एएसआई का सर्वे है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जितना भी हुआ है, उससे ये सर्टेन आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे हिंदुओं को दिया। मिलॉर्ड, आपका विजडम, 5 जजेस थे, यूनानिमस डिसीजन था। हो सकता है विजडम एक ईश्वरीय वो होता है, तो मिलॉर्ड आप पर बहुत भरोसा था हम लोग। यहां पे आपने ये किया कि यहाँ पे ए सर्टेन रिलीजियस प्लेस का, ये रिलीजियस प्लेस कैसा था, ये सर्टेन आपने करवा दिया। आपका ये कहना था, नीचे के कोर्ट्स समझ गए कि हमें कैसे काम करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है तो वो नीचे समझ जाते हैं कि लॉ कैसे वर्क करता है। उन्होंने कर दिया, अब वहां पे पूजन होने लगा है। मिलॉर्ड, अब इसके बाद एक ही है ना कि वहां पे सेंटिमेंट हिंदुओं का अगर इतना अटैच हो गया है, तो अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब उनको तो सेंटिमेंट अटैच हो गया है तो होना ही चाहिए। ये इसकी परिणति होने जा रही है। अब यहां पे छोड़िए, अब दूसरा केस हम लेते हैं ईडी का। मिलॉर्ड, आप चीफ जस्टिस हैं, जरा गौर कीजिएगा, 2023 में 6 जजमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट बेंचेस, ईडी के पावर है, ईडी के पावर नहीं है, ईडी के पावर देखेंगे, पीएमएलए सही है कि नहीं जो 2002 में हुआ था। इस सब को लेके अजीब उत्साह है, अलग अलग बेंचेस अलग अलग फैसला दे रही है। मिलॉर्ड, आप तो चीफ जस्टिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ये कैसे हो रहा है? उसमें 2 तो फैसले आपके भी हैं मिलॉर्ड। आपने जब ये आया केस, 14 विपक्षी दल के नेता, 14 पार्टियां आपके पास आई दरख्वास्त करने, और शायद ये मार्च की बात है, और उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि साहब ईडी के रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने केसेस 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद ईडी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, और आंकड़े दिए उन्होंने। मिलॉर्ड, आपने उनको सुना और एक बहुत ही आप्त वचन, एक लगता था कि दैवी वाक्य आपने बोला, और कहा कि देखिए, पॉलिटिशियन को हम सामान्य जनता से अलग नहीं करेंगे। सुन के बहुत अच्छा लगा, ये पॉलिटिशियन अपने को खुदा समझते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी भी है। तो आपने कहा कि ईडी के पावर्स क्या है क्या नहीं है, जबकि वो बेचारे आए थे कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपने एक दैवीय वाक्य जैसा कहा, और कहा कि साहब इनको हम अलग से कोई छूट नहीं दे सकते पॉलिटिशियंस को, जबकि वो ये कहने आए थे कि साहब विपक्ष को किसी तरह खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ये काम कर रहे हैं। और ये बात
मिलॉर्ड, क्या रॉकेट साइंस है समझना कि आज भारत में ईडी का इस्तेमाल जर्मनी के गेस्टापो की तरह हो रहा है, जिसको देखते ही जब घर में गेस्टापो आता था तो लोग कांपने लगते थे डर के मारे। आज ईडी को आपने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने यही बना दिया है। इसको समझने के लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए और इससे लॉर्ड ब्रैक्टन का क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस नहीं समझना पड़ेगा। ये सिंपल सा अगर आप देख लें तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ईडी को लेके जरा सोचिए, 2022 में एक 3 मेंबर बेंच जस्टिस खानविलकर के सदारत में सारे को उसके पावर्स को बहाल कर दिया, कहा कि अरेस्ट भी कर सकता है, बिना बताए अरेस्ट कर सकता है। ईडी के पास बिना प्रेडिकेट, शेड्यूल्ड प्रेडिकेट क्राइम के भी वो किसी को, दरअसल मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा ईडी के पावर्स। ईडी जो पीएमएलए एक्ट है उसके तहत ईडी जो एजेंसी है वो उसको उस पे काम करती है। किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, धन शोधन का हिंदी में कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मान लीजिए कि आपने इनकम टैक्स चुराया है, वो तो इनकम टैक्स देखेगा। लेकिन अगर आपने कुछ अपराध के जरिए पैसा कमाया है और उसको आप पीएमएलए के धन शोधन कर रहे हैं, उसको व्हाइट मनी करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ईडी का रोल आता है। इसको कहते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्राइम। और ये शेड्यूल होते हैं, इतने क्राइम उसमें दिए हुए हैं लॉ में कि इतने तरह के क्राइम जिसमें आतंकवाद है, जिसमें गैंगस्टर, अगर आप गैंग के जरिए पैसा कमाते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के जरिए और उसका धन शोधन करते हैं तो वो ईडी देखेगा। लेकिन साहब कोर्ट ने ये फैसला दिया कि नहीं साहब, प्रेडिकेट क्राइम हो चाहे ना हो, ईडी एक्शन ले सकता है। जो लॉ में नहीं है वहां तक चले गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच और उसको पूरी सुविधा, बिना अरेस्ट किसी को बिना बताए, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 19 में कि जिसको अरेस्ट करेगा उसको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में उसको अरेस्ट का कारण बताएगा। और ये भी है कि बिना शेड्यूल्ड प्रेडिकेट क्राइम के, मतलब कि गैंगस्टर होना चाहिए, आतंकवाद होना चाहिए, पैसा जो उसको मिला है वो किसी इस इतने तरह के क्राइम जिसमें करप्शन भी है, इस तरह के क्राइम होने चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, बिना बिना प्रेडिकेट क्राइम के भी कर सकता है। यहां तक अरेस्ट के भी उसके पावर बता दे, बिना किसी को सूचना दिए भी अरेस्ट कर सकता है, रेड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मिलॉर्ड, ये जजमेंट तो गलत था ही। बहरहाल ईडी ने तांडव करना शुरू किया। अब अचानक एक और कोर्ट आती है, 2 मेंबर की कोर्ट आती है और 2 जस्टिस बोपन्ना की सदारत में, और वो कहती है नहीं साहब ये गलत है। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब ये नहीं है कि जब मर्जी, ये इमीडिएटली आपको देना पड़ेगा अरेस्ट का ग्राउंड, आपको लिखित देना पड़ेगा। लेकिन एक अन्य कोर्ट को दूसरा ब्रह्म ज्ञान आता है 2 महीने बाद। 3 अक्टूबर को यह फैसला होता है और आप ताज्जुब करेंगे 15 दिसंबर को एक और कोर्ट आती है और वो कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये 24 घंटे के अंदर लिखित दे दे, बाकी जवानी बता दे। कितना इंटरेस्ट हमारा, हमारे कोर्ट्स को है कि ईडी के पावर्स को लेके, क्योंकि प्रजातंत्र रखना चाहते हैं ना, ये कोर्ट्स हमारे प्रजातंत्र के रखवाले हैं। जैसा आपने कहा प्रजातंत्र का मर्डर हुआ तो आपको भी चिंता हुई, उसी तरह ये जो बेंच थी, तो एक नई बेंच थी, उसने 15 दिसंबर को कहा कि नहीं साहब, इसको ये 24 घंटे बाद भी बताएगा तो चलेगा। अब आप गौर कीजिएगा, 3 मेंबर बेंच का फैसला 2 मेंबर बेंच बदल सकती है। आप जरा सोचिए, इंटरप्रेट कर सकती है और फिर 2 मेंबर की ही बेंच उसको उल्टा करके उसको डाइल्यूट कर सकती है। अब जरा और फिर गौर कीजिएगा, इसी बीच में जस्टिस कौल की 3 मेंबर बेंच ने कहा कि भैया ये पीएमएलए एक्ट को फिर से सुनना पड़ेगा। इसके पावर जो जस्टिस खानविलकर ने 2022 में जुलाई में जजमेंट दिया था, उस जजमेंट पे कुछ गलतियां हो सकती हैं,
तो 3 मेंबर बेंच के जजमेंट को 22 के 3 मेंबर बेंच 23 को सुनने को राजी हो गया। और आप ताज्जुब करेंगे, सरकार सतर्क हो गई कि ईडी के पावर को लेके कुछ घपला हो सकता है, तो उसने क्या किया, डिले करना शुरू किया, क्योंकि जस्टिस कॉल उनके मुताबिक नहीं थे और जस्टिस कॉल का रिटायरमेंट सामने था। तो वो तारीख पे तारीख लेती गई, तारीख पे तारीख लेती गई। रिटायरमेंट जब बिल्कुल नजदीक आया तो फिर सॉलिसिटर जनरल खड़े हो गए, बोले कि जनाब कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं, लिहाजा हमें थोड़ा टाइम चाहिए। इस पे जस्टिस कॉल का कहना था, हंस के बोले वो, कि भाई मैं सब समझ रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, आंखें बंद है हमारी, मैं सब समझ रहा हूं, सब देख रहा हूं, लेकिन मेरा जबान बंद है क्योंकि मैं इस पद पे हूं। जब रिटायर हो जाऊंगा 15 दिसंबर को, तो 1 जनवरी से मैं हकीकत बताना शुरू करूंगा। अभी तो मेरे मुंह बंद है, लेकिन मैं देख सब रहा हूं। हकीकत क्या थी कि किसी तरह चाहती थी कि ये बेंच वो न सुने, क्योंकि जस्टिस कॉल उसमें है। लिहाजा एसजी ने डिले करते 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 अंत में वो केस, वो बेंच डिसॉल्व हो गई। अब नई बेंच बनेगी तो ईडी के पावर्स फिर से सुने जाएंगे। मिलॉर्ड, ये आपके सामने है, अभी तक कोई बेंच नहीं बनी है, अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई। तो मिलॉर्ड, कितना डेमोक्रेसी का मर्डर कहां कहां हो रहा है, मंदिर मस्जिद के मुद्दे मुद्दे पे हो रहा है, क्योंकि आप ही ने कहा था कि साहब ये सेकुलर कैरेक्टर को देने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत ही मजबूत कानून है जो स्टेट को सेकुलर रखेगा। लेकिन मिलॉर्ड, देखते देखते आप ही के फैसलों से कैरेक्टर बदलने लगा है। मंदिर में पूजा होने, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर पे पूजा होने लगी, अब मथुरा की बारी है। और ये भी छोड़िए मिलॉर्ड, आगे आइए। अगर ईडी के पावर्स को ले, तो अर्णव गोस्वामी के केस में कितनी बार आपने नोटिस किया था, नोटिस किया था दूसरी पार्टी को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा था, रातों रात फैसला होता है। अर्णव गोस्वामी को कहा जाता है बिल्कुल छोड़िए साहब, तत्काल छोड़िए। नुपुर शर्मा के केस में भी यही होता है, वो बीजेपी की प्रवक्ता थी। अर्णव गोस्वामी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट प्रजातंत्र को रोकने के लिए, क्योंकि प्रजातंत्र का रखवाला कौन है, मिलॉर्ड आप ही तो है ना, तो आपने उसको रोकने के लिए अर्णव गोस्वामी का केस तत्काल सुन लिया। यहां तक कि नुपुर शर्मा का केस भी इस बेंच ने, इस कोर्ट की बेंच ने सुन लिया। तमाम ऐसे केसेस सुन लेती है। लेकिन जब देश के इतिहास में पहली बार एक चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार होता है, ईडी उसको गिरफ्तार करती है, तो मिलॉर्ड ये कहा जाता है जब वो सुप्रीम कोर्ट आता है, भाई यहां कहां चले आए, हाई कोर्ट जाइए ना। और हमारा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, वो 1 हफ्ते की डेट देके अब 9 तारीख को तक कहा है कि सरकार इसमें ईडी अपना पक्ष रखे, एफिडेविट दे, और 12 तारीख को सुनवाई करेगी। तब तक वो चीफ मिनिस्टर चुना हुआ जनता का वो जेल में रहेगा, और मिलॉर्ड डेमोक्रेसी तब भी बहाल रहेगी। आप रखवाले उसके रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट रखवाला रहेगा डेमोक्रेसी का। लेकिन हाई कोर्ट पे जाइए तो वकील सब, तमाम जो वकील हैं, अब ये मुखर होने लगे हैं, कहने लगे हैं कि आप एक क्राइटेरिया तो बताइए, हमें कब हाई कोर्ट जाना चाहिए और कब सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर को ईडी गिरफ्तार कर रही है, और उन्होंने ये भी कहा पिछले आपके कोर्ट में मिलॉर्ड, उन्होंने बताया कि 95% केसेस ईडी के जो हो रहे हैं वो विपक्षियों के खिलाफ हो रहे हैं, 100 में 95 केस विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ हो रहे हैं। मिलॉर्ड, क्या डेमोक्रेसी तब भी जिंदा रहेगी? डेमोक्रेसी के आप रखवाले हैं मिलॉर्ड। कल मर्डर हुआ तो आप देखिए कितनी जोर से नाराज हुए, हालांकि किया कुछ नहीं। तो मिलॉर्ड, यहां पे भी अगर कोई सोरेन आदिवासी ईडी के शिकंजे में आता है, और फिर मिलॉर्ड, क्या आपको ये रॉकेट साइंस लगती है कि जब हेमंत विश्व शर्मा पर करप्शन चार्जेस होते हैं लेकिन वो बीजेपी में आ जाता है तो ईडी चुप हो जाती है? वो भी छोड़िए, प्रधानमंत्री देश का कहता है 4 दिन पहले कि
शरद पवार के भतीजे करप्ट हैं, लेकिन 4 दिन बाद वो जब पार्टी में आ जाते हैं अजीत पवार, तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। बंगाल में मुकुल रॉय का देखा होगा आपने। मिलॉर्ड, क्या ये सब अखबारों में निकलता है तो आप उससे मुतमईन रहते हैं? आप उससे बिल्कुल अलग रहते हैं? नहीं, मुझे लगता है। और छोड़िए मिलॉर्ड, भारत के इतिहास में, क्या दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 के तहत ईडी आ जाए आपके पास और केस इंटरटेन करने लगे सुप्रीम कोर्ट? फंडामेंटल राइट जनता के लिए होती है, ऑल पर्सन्स या ऑल सिटीजन्स के लिए होती है। कुछ राइट्स कलेक्टिविटीज के लिए होते हैं और कुछ कलेक्टिव राइट ऑफ इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन सरकार को फंडामेंटल राइट में जाने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन ईडी आता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करता है। तो मिलॉर्ड, ये सब कुछ हो रहा है और ये जब इतिहास में जाएगा तो इसे देखा जाएगा, इसे समझा जाएगा कि उस तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट किस तरह का व्यवहार कर रही थी। मिलॉर्ड, कल आपका गुस्सा बहुत अच्छा लगा कि डेमोक्रेसी के मर्डर पे आप भी उतने ही आहत है, बल्कि हम लोगों से ज्यादा आहत है। लेकिन मिलॉर्ड, आपको तो 142 के अंदर, आर्टिकल 142 के अंदर निर्बाध शक्तियां हैं। तो मिलॉर्ड, जरा सा एक हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं। बाबा अंबेडकर ने 142 बना के आपको निर्बाध शक्तियां दी, जो इसी कोर्ट में एक बेंच ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे पास निर्बाध शक्तियां हैं 142 में लॉर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ने जब आपको ये शक्ति दे दी है, तब कल आपको जब डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा था, तो उस समय कलम आपकी कहां रुक गई? बहुत गुस्सा था, लेकिन कलम में वो क्यों नहीं आता है? 142 के पावर्स छोड़ दीजिए। जो आप हाई कोर्ट को ताकीद कर रहे थे, यही काम तो आपको भी करना चाहिए था कि कोई इंटरिम ऑर्डर तो दे देते कम से कम। और ये जानते हैं कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि अगर एक एक्ट इलीगल है तो उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो इलीगल माने जाएंगे। इसको लॉर्ड ब्रेक्टन ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, जिसको कहा जाता है वर्सांटी इन री इलिसिटिया, वर्सांटी इन री इलिसिटा। ये जो डॉक्ट्रिन है, ये लॉर्ड ब्रेक्टन की, ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में बहुत फेमस है कि अगर उसने पोल में कोई भी एक गलती की थी, जिसको आपने डेमोक्रेसी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहा, मिलॉर्ड, उसके बाद उसका मेयर पे रहना, उसका काम करना। और मिलॉर्ड, फिर हम आपको याद दिला दें, महाराष्ट्र में भी तो यही हो रहा है। महाराष्ट्र में आपका अभी तक फैसला नहीं आया, वो सरकार अब बदलने जा रही, वहां चुनाव होंगे नवंबर में, और 2.5 साल से आप देख रहे हैं मिलॉर्ड, और बहुत नाराज होते हैं स्पीकर पे। अब स्पीकर ने फैसला भी दे दिया, अब आपके पास केस भी आ गया है, सरकार चल रही है। अगर वो इलीगल है तो कैसे वो सरकार चल रही है जिसका जीडीपी 27 लाख करोड़ का है? आज वो इलीगल सरकार कैसे चल रही है? उसी तरह जिस तरह चंडीगढ़ का मेयर चल रहा है। मे लॉर्ड, क्या ये सब इतिहास में एनालाइज नहीं होगा? बड़ा भरोसा देश को आप पे है, आज भी है, सुप्रीम कोर्ट पे है। एक ही तो हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर वो भी डेमोक्रेसी के मर्डर पे गुस्सा तो होगा, लेकिन कलम रुक जाएगी, तो मे लॉर्ड, सोचना पड़ेगा कि हम जाएं कहां। एक बार यही आपसे कहना चाहते हैं कि हम सब की सारी भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, तो एक बार देखें कि अगर मर्डर हुआ है तो हत्यारा भागने ना पाए। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दे पे आपसे फिर कभी बात करेंगे। तब तक के लिए